वाले क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 का सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। हमने इसमें बाकी चीज़ें कर लिया था। अब हमें करना है इजराइल वाला टॉपिक से स्टार्ट करना है। जो इजराइल है, अब हम बात करते हैं कि आने वाले समय में जो इजराइल है वो सत्ता क्या, एक जो विश्व शक्ति क्या वो बन सकता है, महाशक्ति बन सकता है, उसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं इजराइल बना कब, इजराइल का निर्माण कब हुआ। फिलीपींस से अलग होकर 14 मई 1948 को इजराइल का एक अलग देश बन के सामने आता है। यह विश्व का अकेला यहूदी वाला देश है जहाँ पे मोस्टली जो नागरिक है क्या है, यहूदी ही है। उसमें आज़ाद होने के बाद इसके लिए सबसे बड़ा समस्या रही आसपास के मुस्लिम देश। आज़ाद होने के तुरंत बाद ही मिस्र, सीरिया, इराक, जॉर्डन ने इस पर हमला कर दिया। यहीं से शुरुआत हुई अरब इजराइल वॉर की, जो 1948 से लेकर 1949 तक पूरी चली। इसमें इजराइल जीता, उसके एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। उसने एक बड़े जो इजराइल तो जीता और उसने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब जून 1967 से जो मिक्स्ड डे वॉर है, इसमें 1967 में इजराइल के आसपास के देशों ने, जॉर्डन हो गया और अन्य अरब जो देश थे, उस पर एक साथ मिलकर हमला कर दिया। पिछले कुछ युद्ध की तरह इस युद्ध में भी इजराइल ने सबको बड़ी आसानी से सिर्फ 6 दिनों के अंदर ही हरा दिया, इसलिए यह 6 डे वॉर भी कहा जाता है। इस युद्ध में इजराइल को गाजा पट्टी पर भी कब्जा कर लिया और अपना क्षेत्रफल लगभग 3 गुना बढ़ा लिया। जब इजराइल जब आज़ाद हुआ था, उसकी जो क्षेत्रफल था, उसके बाद जब युद्ध हुआ, युद्ध के बाद उसकी जो क्षेत्रफल है एक तरह से 3 गुना बढ़ गया। उसने जो बहुत सारे क्षेत्रों पे अपना कब्जा भी कर लिया। अब हम बात करते हैं इजराइल की जो भौगोलिक विशेषता है वो क्या है, वो थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं। इजराइल की जो भौगोलिक विशेषता क्या है, इसके आसपास जो लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, मिक्स है, जैसे मुस्लिम देश हैं कुछ। इसका जो पूरा कुल क्षेत्रफल है 22,145 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या लगभग 85 लाख है। दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। विश्व में कहीं भी जन्म लेने वाला यहूदी व्यक्ति इजराइल का नागरिक बन जाता है। मान लो कोई भी यहूदी है, कहीं भी जन्म लेता है विश्व में, तो वो एक तरह से इजरायली नागरिक बन जाता है। अब इसकी राजनीतिक विशेषता क्या है, यहाँ की राष्ट्रीय भाषा हिब्रू है। इनकी जो राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिब्रू है। इजराइल की राजधानी क्या है, यरूशलेम। राष्ट्रपति कौन है, रिवलिन है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। यहाँ पर भारत की तरह संसदीय लोकतंत्र भी व्यवस्था है। अब आते हैं सैन्य विशेषताएं क्या हैं। इजराइल है, वहाँ की सैन्य विशेषताएं क्या हैं। सेना की शक्ति के आधार पर इजराइल विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है। सेना की शक्ति के आधार पर हम देखें, इजराइल जो है विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है। इसकी सेना लगभग 35 लाख सैनिक हैं और इजराइल में सेना में महिलाओं को भी शामिल किया जाता है। सभी स्कूली विद्यार्थी को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। सैन्य प्रौद्योगिकी में इजराइल बहुत ज़्यादा आगे है अन्य देशों के मुकाबले। इजराइल में लड़कों को कम से कम 3 साल और लड़कियों को कम से कम 2 साल सेना में काम करना अनिवार्य। जितने भी वहाँ पे लड़के लड़कियाँ हैं, जो नागरिक हैं वहाँ पे, जो लड़के हैं उनको 3 साल, जो लड़कियाँ हैं उनको 2 साल अपने सेना में कार्य करना पड़ता है। यह सब सैन्य हथियारों में सक्षम नहीं है, बल्कि इसका निर्यात बहुत बड़े स्तर पर है। जो सैन्य हथियार है सक्षम तो है, उसके बाद ये बहुत बड़ा निर्यात भी करता है सैन्य हथियारों का। अब आर्थिक विशेषता क्या है इजराइल का, वो देखते हैं। जीडीपी के आधार पर इजराइल विश्व का 21वां स्थान है। विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इजराइल विकसित देशों से भी आगे है। व्यापार के मामले में इजराइल अपने आकार के हिसाब से बहुत ज़्यादा आगे है। नवीन प्रौद्योगिकी को विकसित करने और उन्हें दुनिया भर में निर्यात करना इजराइल का मुख्य काम है। ये क्या करता है इजराइल, जो नए प्रौद्योगिकी होते हैं, टेक्नोलॉजी होते हैं, उसको विकसित डेवलप करता है और पूरे विश्व भर में उसको निर्यात करता है। अब वो बात करते हैं रूस की शुरुआत क्या, रूस के बारे में बात करते हैं। रूस की शुरुआत कब हुई, 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया। रूस भी इन 15 गणराज्यों में से एक था। इन 15 गणराज्यों में सबसे बड़ा जो विशाल गणराज्य कौन था, रूस था। 1917 से लेकर 1991 तक रूस यूएसएसआर का हिस्सा रहा। 1991 में सोवियत संघ विघटन के बाद रूस एक देश बना
और इसे सोवियत संघ का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। यानी जो सोवियत संघ के अधिकार थे वो सारे अधिकार किसके पास आ गए, रूस के पास। जैसे कि परमाणु हथियार हो गया, यूएनओ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता हो गया, उन सभी संधियों का पालन रूस को करना पड़ता है जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में की गई थी। वो कौन पालन करता है, रूस करता है। अब रूस की भौगोलिक विशेषता क्या है? रूस उत्तरी एशिया का एक बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। इसका कुल हिस्सा एशिया महाद्वीप और कुछ ऐसे पूर्वी यूरोप के अंदर आता है। आकार के अनुसार भारत में लगभग भारत के जो आकार है, भारत का जो आकार है उसके 5 गुना ज़्यादा बड़ा है रूस। जनसंख्या के हिसाब से रूस विश्व में 7वें नंबर पर आता है। अब हम बात करते हैं रूस की राजनीतिक विशेषताएं क्या हैं। रूस एक लोकतांत्रिक देश है। रूस कैसा देश है? लोकतांत्रिक, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। रूस की राजधानी मॉस्को और इसकी राष्ट्रभाषा क्या है? रूसी है। यहाँ के राष्ट्र व्लादिमीर पुतिन है। यहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टीन है। यहाँ पर भी अन्य देशों की तरह ही सामान्य रूप से चुनाव होते हैं और नेताओं को भी चुना जाता है। अब आते हैं रूस की आर्थिक विशेषताएं क्या हैं। आकार के हिसाब से अगर हम माने तो रूस एक बहुत बड़ा देश है। आर्थिक विकास के मामले में रूस उन्नत नहीं है। जीडीपी के अनुसार रूस का 11वां स्थान है पूरे विश्व में। रूस के पास भरपूर मात्रा में खनिज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और गैस के भंडार हैं। इन संसाधनों की वजह से रूस विश्व में एक मजबूत देश के रूप में स्थापित है। अगर आर्थिक रूप से अमेरिका से तुलना में ज़्यादा जाएं तो रूस काफ़ी पीछे रह जाता है। अब बात करते हैं रूस की सैन्य विशेषताएं क्या हैं। हथियार के मामले में रूस विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। परमाणु हथियार है। यूएनओ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता भी रूस के पास है। सैन्य क्षमता के मामले में विश्व में रूस का दूसरा स्थान आता है। सैन्य क्षेत्र में रूस अमेरिका को बराबरी की टक्कर देता रहता है। अब हम बात करते हैं रूस और भारत के संबंध कैसे हैं। भारत साम्यवादी देशों से संबंध शुरू से ही अच्छे रहे हैं। रूस शुरू से ही भारत की मदद करता आया है। दोनों के जो सपने हैं क्या हैं? बहुध्रुवता विश्व का है। दोनों देशों ही लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। 2001 में भारत और रूस के बीच में 80 द्विपक्षीय समझौता हुआ था। भारत रूसी हथियारों का खरीदार भी है। भारत में रूस से तेल लेता है। भारत किससे तेल लेता है? रूस से तेल लेता है। वैज्ञानिक योजनाओं में भी रूस हमारा मददगार है। कश्मीर मुद्दे पर जो रूस है वो हमारा पक्ष लेता है। अब हम बात करें जापान के बारे में। जापान और द्वितीय विश्व युद्ध। तृतीय विश्व युद्ध में जापान द्वारा ध्रुवीय राष्ट्रों में शामिल किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में 1945 में जापान पर अमेरिका ने 2 बम गिराए थे। जब बम 2 शहरों में गिरे गए तो पहला हिरोशिमा, दूसरा नागासाकी। जिस बमों का नाम क्या था? लिटिल बॉय और फैट मैन। पहला जो बम गिराया गया था 7 अगस्त को गिराया गया था जो कि हिरोशिमा में, और 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी में। हिरोशिमा में गिरने वाला बम था हमारा लिटिल बॉय और जो नागासाकी में गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। इन बमों की वजह से जापान में बहुत भारी तबाही हुई और जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद जापानी अर्थव्यवस्था में विकास की शुरुआत हुई और जापान आज विश्व में कुछ मुख्य देशों में से एक है। अब आते हैं जापान की भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं। जापान पूर्वी एशिया का एक देश है। क्षेत्रफल के मामले में जापान विश्व में 63वें स्थान पर आता है। जनसंख्या के अनुसार इसका विश्व में 11वां स्थान है। जापान का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ी जंगलों से घिरा हुआ है। जापान विश्व में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी और इनसे प्रभावित है। जापान की राजनीतिक विशेषताएं क्या हैं वो थोड़ा हम देखते हैं। जापान में संवैधानिक राजतंत्र है, यानी यहाँ पर राजा भी होता है और लोकतंत्र भी होता है। वर्तमान में जापान के राजा हैं नारुहितो हैं और जापान के मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में जापान के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है? फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा हैं जापान के प्रधानमंत्री। और जापान की जो राष्ट्रभाषा है वह क्या है? जापानीज है। अब जापान की आर्थिक विशेषता अगर हम देखते हैं तो जापान विश्व का सबसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाला देश है। जीडीपी के अनुसार इसका विश्व में 3रा स्थान आता है। प्रत्येक प्रकार के उत्पादों का जापान द्वारा निर्यात किया जाता है। इतनी सारी आपदाओं से घिरे होने के बावजूद भी जापान विकास के क्षेत्र में अन्य देशों से कहीं ज़्यादा आगे है। अब जापान की सैन्य विशेषताएं क्या हैं? जापान की सेना विश्व की 4थी सबसे बड़ी सेना है।
सेना पर किए जाने वाले खर्चे के अनुसार विश्व में जापान का चौथा स्थान आता है। उच्च गुणवत्ता की प्रौद्योगिकी जापान सेना में मुख्य विशेषता है। सैन्य ताकत के मामले में जापान विश्व के कुछ देशों से में शामिल आता है। हर क्षेत्र की तरफ से सैन्य ताकत में भी जापान विश्व में सबसे बड़े देशों के बीच में स्थित है। अब हम आते हैं आने वाले समय में भारत भी महाशक्ति बन के उभर सकता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करते हैं। भारत का अगर हम शुरुआती दौर देखते हैं तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और ब्रिटिश भारत के मुख्य रूप से दो देशों में बट गया। पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। जो उसका भारत के क्षेत्र में आता है इसमें दो अलग अलग हिस्से में, पहला भारत और दूसरे देशी रजवाड़े उस समय में आते थे। आज़ाद होने के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देशी रजवाड़ों को भारत में शामिल करना। समय के साथ साथ लगभग हम सभी देशों ने रजवाड़े जैसे भारत में शामिल हो गए और इसी तरह से भारत का निर्माण शुरू हुआ। भारत और चीन, उसमें भारत चीन हो गया, इसमें पंचशील समझौता हुआ। 1954 में भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता किया गया। इस समझौते में 5 सिद्धांत थे। एक दूसरे की अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करना, परंपरा अनुक्रमण करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समान परस्पर लाभकारी संबंध और शांतिपूर्ण अस्तित्व। तिब्बत की समस्या की अगर हम बात करते हैं, चीन से लेकर जो तिब्बत की समस्या है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तिब्बत भारत और चीन के बीच में स्थित एक छोटा सा देश है। चीन शुरू से ही तिब्बत पर अपना अधिकार जताता हुआ है। भारत का मानना है यह ठीक उल्टा था। 24 अप्रैल 1954 को कुछ शर्तों के साथ भारत ने तिब्बत पर चीन का अधिकार स्वीकार कर लिया। चीन ने वादा किया कि तिब्बत को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी और ऐसा ही नहीं हुआ। तिब्बत में चीन के शासन के विरोध में सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गए। इस विद्रोह को चीन ने सेनाओं द्वारा दबा दिया गया और स्थिरता खराब होते हुए देख तिब्बत ने धर्मगुरु दलाई लामा कहाँ आ गए? भारत 1959 में। भारत से शरण मांगी, भारत ने दलाई लामा को शरण दे दिया। इस कदम को चीन ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया और इस कदम का कड़ा विरोध किया। अब हम आते हैं भारत और चीन में सीमा विवाद क्या है। भारत और चीन में सीमा विवाद जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश में नेफा क्षेत्र को लेकर। चीन ने भारत के इन हिस्सों पर अपना अधिकार जताया। भारत ने कहा कि मामला अंग्रेजों के समय सुलझाया जा चुका है। चीन ने इस पर बात से इनकार कर दिया कि हमने कुछ ऐसा नहीं है, हम जो बोलेंगे वो होगा, वो अंग्रेजों द्वारा सुलझाया, कोई आके कुछ भी कहेगा मान जाएंगे, तो ऐसा चीन ने मना कर दिया। 1957 से लेकर 1959 के बीच में चीन ने अक्साई चीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और वहाँ सड़क बनानी भी शुरू कर दिया। दोनों देशों के नेताओं के बीच में काफ़ी सारी चर्चाएं हुई पर समस्या को सुलझाना न होकर कई बार दोनों देशों के सेना के बीच में झड़प हुई और कोई हल नहीं निकला। पंचशील समझौते और चीन पर भरोसे के कारण नेता नेहरू जी कभी भी ऐसा लगा कि नहीं कि चीन भारत का आक्रमण नहीं कर सकता, पर इस बार नेहरू जी गलत साबित हुए। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। अब 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले के कारण भारत को तैयारी का मौका भी नहीं मिला था। चीन सेना भारत में काफ़ी अंदर तक आई और अंत में चीन द्वारा अचानक युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई और भारत को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। अब युद्ध के परिणाम क्या हुए? पहले भारत हार गया, पहली चीज। भारतीय विदेश नीति की आलोचना की, जो भारत का विदेश नीति है उसकी बहुत आलोचना की गई। कई बड़े सैन्य कमांडरों ने इस्तीफा दे दिया। रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण और मेनन ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया। पहली बार सरकार के खिलाफ अविश्वास पत्र लाया गया। भारत में मौजूद कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा हो गया और नेहरू जी की जो छवि थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। अब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या विवाद है। 1997 में कश्मीर विवाद लेके बहुत आरंभ हुआ था। आज़ादी के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरुआत हो गई और इसी युद्ध का मुख्य कारण था कश्मीर। कौन कारण था? कश्मीर। इस युद्ध में भारत को विजय प्राप्त हुई और इस युद्ध में जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, जिसे भारत POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहता है। अब पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, जिसे पाकिस्तान क्या कहता है? आज़ाद कश्मीर कहता है। अब 1965 में नदी जल बंटवारा।
1962 में हुई चीन युद्ध के बाद भारत की समस्याएं समाप्त नहीं हुई कि 1965 में जल विभाजन की समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो गया। अंत में भारत ने पाकिस्तान को बड़े आराम से हरा दिया। अब हम आते हैं 1971 में बांग्लादेश। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की समस्या के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। भारत युद्ध जीत गया। पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी और एक नए देश बांग्लादेश के निर्माण के साथ खत्म हुआ। अब आते हैं 1999 में कारगिल का युद्ध। 1999 में पाकिस्तान द्वारा कारगिल युद्ध क्षेत्र में सेना तैनात करने और घुसपैठ करने के कारण हुआ। घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया और 60 दिन लंबे चले इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान की सेना को पूरी तरह से ढेर कर दिया। अब हम आते हैं भारत की भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं। जो भारत है उसकी जो भौगोलिक विशेषताएं वो क्या है। पहले, भारत दक्षिण एशिया का एक विकासशील देश है। जो भारत है दक्षिण एशिया का क्या है, विकासशील देश है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में अरब सागर, पश्चिम में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक और धार्मिक विभिन्नताएं कहाँ पे हैं, भारत में है। भारत की राजनीतिक विशेषताएं क्या हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। संसदीय शासन प्रणाली है, संघीय शासन प्रणाली है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वर्तमान में भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। रामनाथ सिंह थे, अब नहीं है, द्रौपदी मुर्मू है। भारत की आर्थिक विशेषताएं क्या हैं। आज़ादी के बाद भारत ने मिश्रित विकास के मॉडल को अपनाया, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्रों को बराबर महत्व दिया गया। 1947 से लेकर 1991 तक भारत की वृद्धि का जो दर है वो थोड़ा सामान्य यानी कि एवरेज रहा। 1991 में भारत ने बड़े आर्थिक बदलाव कर LPG को अपनाया। यही भारत को विकास का बल मिला। 1991 के बाद भारत के विकास की गति तेजी आई। वर्तमान में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विश्व का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यात देश भी है। अगर बात करते हैं जो भारत है, विश्व में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर निर्यात कौन सा देश करता है तो वो भारत है। अब आते हैं सैन्य विशेषताएं क्या हैं। सैन्य क्षमता के अनुसार भारत विश्व का प्रथम 5 देशों के अंतर्गत आता है। सैनिकों की संख्या के अनुसार भारत विश्व में दूसरा स्थान है। परमाणु हथियार संपन्न भारत है। यूएनओ की शांति सेना में योगदान रहता है। उच्च गुणवत्ता के हथियार, अशिक्षित सैनिक भारतीय सेना के मुख्य विशेषताएं हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर 4 है, सप्ताह का वैकल्पिक केंद्र, ये यहीं पे समाप्त होता है। तो इसके जो फर्स्ट पार्ट के जो वीडियो है वो हम आपको लिंक में डाल देंगे, तो आप वहाँ पे जाके पहले जो पार्ट का वीडियो है वो चेक कर लेना। तो पहली और दूसरी वीडियो अगर आप देख लेते हो तो वर्तमान सप्ताह के वैकल्पिक क्षेत्र जो पूरा चैप्टर है 4 वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।